चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम ट्रेंड हमने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी फॉलो किया था। आपको बोला था अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेम पीरियड सेम ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप और रैंडम केसेस आते हैं। तो उन सबके हिसाब से हम वन बाय वन फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर जो आ रहा है दैट इज फॉर गिवन पीरियड। गिवन पीरियड में याद करें आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको बोला था कि Z इफेक्टिव अलोंग विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करता है। यहां पर भी इन अ पीरियड आपको जो फैक्टर यूज करना है वो Z इफेक्टिव है। मेन फैक्टर आपका Z इफेक्टिव होगा, ठीक है ना, मेन फैक्टर आपका Z इफेक्टिव होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको क्या चेक करना है, एंडो और एक्सो प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एंडो वो है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, और जो एक्सो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन दिखा रहा था, अट्रैक्शन हुआ था, एनर्जी रिलीज हुई थी, एक्सो हुआ था, तो उनका ईए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो एंडो और एक्सो में से एंडो वालों का ईए का ऑर्डर पीछे और एक्सो वालों का ईए का ऑर्डर ज्यादा आ जाएगा। फैक्टर देखें Z इफेक्टिव क्या, Z इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव बढ़ता है। Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा मतलब ईए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। सेकेंड केस, जब हम ग्रुप में जाएंगे, डाउन द सेम ग्रुप जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जाने पर हमने फैक्टर जो लिया है वो एटॉमिक रेडियस का होता है। तो आप जानते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस से साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम। तो वही ट्रेंड हमको मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। इस ट्रेंड में डाउन द ग्रुप जाने पर आपको क्या मिलेगा कि ईए डिक्रीज होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आएगा, और खासकर वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, मेनली क्वेश्चन ही इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। और ये एक्सेप्शन कहां पर आएगा, केवल पी ब्लॉक में। याद रखिएगा एस ब्लॉक के लिए पॉइंट नहीं है, ये केवल पी ब्लॉक में एप्लीकेबल होता है। पी ब्लॉक में जब हम सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करेंगे, कोई भी ग्रुप ले लें पी ब्लॉक का, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, तो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ा, थर्ड पीरियड का साइज ज्यादा होगा। साइज ज्यादा होगा तो उसका ईए कम होना चाहिए, लेकिन रिवर्स आपको मिलता है, थर्ड पीरियड वालों का ईए ज्यादा मिलेगा। बाकी डाउन द ग्रुप जाने पर नॉर्मल ट्रेंड है, बस एक्सेप्शन सेकंड और थर्ड पीरियड एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक में है। क्या रीजन है उसके ऊपर बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने बात करी फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड पी ब्लॉक, क्लोरीन थर्ड पीरियड पी ब्लॉक, सेम ग्रुप की बात हो रही है। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 2p5, इसका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन 3p5, साइज ज्यादा तो अट्रैक्शन कम, तो ईए कम होना था इसका। लेकिन आप देखो थर्ड पीरियड का ईए क्या मिला, ज्यादा मिला। क्यों ज्यादा मिला, रीजन समझिएगा। p सबशेल या p ऑर्बिटल बना रहा हूं, 2p का साइज छोटा होगा, 3p का साइज बड़ा होगा। तो 2p का साइज क्योंकि बहुत छोटा होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, छोटे साइज में अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फैलाऊं तो इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे बेटा, बहुत पास रहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या हो जाती है, ज्यादा। और 3p में वही इलेक्ट्रॉन अगर 3p में जाएगा तो बड़े साइज की वजह से डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहेगा, तो यहां पर ऑर्बिटल के अंदर आपको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी वो कम मिलेगी। अब जो नया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम नया इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे, तो जब नया इलेक्ट्रॉन यहां ऐड होने आएगा तो बेटा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस नए इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का ऐड होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जबकि यहां पर डेंसिटी फैली हुई है तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन और इसके रिपल्शन थोड़ा सा वीक होगा, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन वीक है तो यहां इलेक्ट्रॉन एडिशन मोर इजी है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। यह पॉइंट कहां एप्लीकेबल है, सेकेंड थर्ड पीरियड पी ब्लॉक में। वैसे तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा, लेकिन सेकेंड थर्ड पीरियड में एक्सेप्शनल ऑर्डर देखा गया है रिवर्स। चलिए अब इन दोनों फैक्टर्स के बाद तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं, तीसरा फैक्टर की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर ऊपर भी बताया, यहां भी बताया, अरे बार बार बताऊंगा बेटा, क्योंकि आपको मैंने बोला
दो केसेस, पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बार बार एक ही हथियार, क्या है वो हथियार? Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, और Z इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। अब बात कर रहे हैं अगले फैक्टर की। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करती। ग्रुप 18, ग्रुप 2 नाइट्रोजन, तो आपको इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही थी उनमें, तो उनकी प्रोसेस कैसी हो जाती है? एंडो हो जाती है, और प्रोसेस एंडो हो गया तो उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। पर इलेक्ट्रॉनिक जब हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाते हैं, तो मैंने अभी इससे पहले आपको फैक्टर बोला था, एंडो एक्सो चेक करेंगे, Z इफेक्टिव लगाएंगे, साथ ही साथ कॉन्फ़िगरेशन का भी थोड़ा सा इफेक्ट आता है, और वो दो जगह NS1 NP1 और दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो NP2 और P3 में। याद करिए, आयोनाइजेशन एनर्जी में लेफ्ट टू राइट जाने पर दो एक्सचेंजेस बताए थे आपको, S2P1 में एक्सचेंज होगा और P3P4 में एक्सचेंज होगा। वैसे यहां पर S1P1 में एक्सचेंज होगा और P2P3 में एक्सचेंज होगा। सर वहां तो S2P1 का एक्सचेंज हुआ था और वहां पर P3P4 का एक्सचेंज हुआ था, यहां उल्टा कैसे? तो उल्टा इसीलिए है, वहां पर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन निकालने से कौन स्टेबल बन रहा था उसको देखा गया था। यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कौन स्टेबल बनेगा उसका इफेक्ट आएगा बेटा। S1, ठीक है, याद करें पेनिट्रेशन पावर, S न्यूक्लियस के क्लोज है, P न्यूक्लियस से दूर है। S में जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? S2, मतलब ये S1 याद करो हाफ फील्ड नहीं था, है ना, अनस्टेबल था ड्यू टू लैक ऑफ एक्सचेंजेस। तो S1 से S2 बना मतलब स्टेबल हो गया, और P1 को अगर मैं P2 बनाऊंगा तो ये पहले भी स्टेबल नहीं था, अभी भी स्टेबल नहीं है, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको इलेक्ट्रॉन मिलने से इसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा, बट ये S1 से S2 स्टेबल बन रहा है, तो दोनों में से जल्दी स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को जल्दी कौन अट्रैक्ट करेगा? S1, और जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा उसका EA ज्यादा, तो ये कंडीशन मिलेगी आपको। साथ ही साथ P2 में जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा तो क्या बन जाएगा? P3, पहले अनस्टेबल, बाद में क्या बन गया? स्टेबल। P3 में जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा क्या बनेगा? P4, पहले स्टेबल बाद में अनस्टेबल। बेटा स्टेबल से अनस्टेबल नहीं होना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं कराएगा, जबकि ये P2 से P3 बन रहा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आता है कि P2 जो है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। चलिए अब ट्रेंड्स पे आते हैं हम लोग, वेरिएशंस या ट्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले इन अ पीरियड, याद करें आयनाइजेशन एनर्जी में हमने S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक अलग अलग पढ़ा था, तो यहां भी हम S एंड P की बात करेंगे। D और F हम लोग यहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई EA से लेना देना नहीं है, उसके बारे में ना तो एनसीईआरटी में कुछ मेंशन्ड है, स्टैंडर्ड बुक्स में हालांकि चीजें मिलती है, बट हमारे काम का नहीं है क्योंकि वो मेटल्स हैं, D और F ब्लॉक, और मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने का जनरली टेंडेंसी नहीं दिखाते हैं। चलिए S और P ब्लॉक पीरियड में, आज तक की हिस्ट्री में मैंने आपको बोला जब भी क्वेश्चन आया पीरियड का, सेकेंड पीरियड का है, हम सेकेंड और थर्ड दोनों डिस्कस करेंगे, पर एग्जाम में सेकेंड पीरियड का क्वेश्चन बार बार आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए, ऑर्डर क्या है रटा होना चाहिए। कोई रात में उठा के पूछ ले कि सेकेंड पीरियड के ये का ऑर्डर क्या है, बिल्कुल रटा होना चाहिए। देखिए क्या केस है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एलिमेंट्स लिखे हैं, सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। मैंने आपको बोला जब भी ईए का क्वेश्चन आएगा सेम पीरियड में दो फैक्टर, एक Z इफेक्टिव, एंडो एक्सो और कॉन्फ़िगरेशन। पहले एंडो एक्सो छाट लेते हैं। क्या ग्रुप 18 वाला केस एंडो होगा? तो बिल्कुल होगा, ठीक है। क्या ग्रुप 2 वाला केस एंडो होगा? बिल्कुल होगा। और नाइट्रोजन, केवल नाइट्रोजन है ना अपने ग्रुप में, केवल नाइट्रोजन एंडो होगा। जो एंडो है, क्या ये एंडो वाले इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते थे या नहीं चाहते थे? नहीं चाहते थे। जब इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है ही नहीं तो इनका EA क्या हो जाएगा? 0 या कम। और तीनों में से सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन को गेन करना किसके लिए है? नियॉन के लिए। ऑर्डर बना चुका हूं। फिर बेरिलियम थोड़ा इजी, नाइट्रोजन और इजी। बाकी सारे जो स्पीशीज हैं, बाकी सारे जो बचे हुए स्पीशीज हैं, वो सारे स्पीशीज कैसे होंगे? एक्सो। और एक्सो जो है ना,
केवल एक्सो में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, जेड इफेक्टिव वाला, और साथ में एक्सचेंज वाले जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था, S1P1 एक्सचेंज हो जाएगा और P2 P3 एक्सचेंज हो जाएगा, वो ऑर्डर लगाना है। देखिए क्या कंडीशन बन के आ रही है उसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। पहले सेपरेट एंडो एंड एक्सो, तो हमें पता है बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, ये हो गए एंडो, रेस्ट ऑल आर एक्सो। अब ये जो फैक्टर है लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और ईए बढ़ेगा, ये कॉन्सेप्ट किसके लिए लगाना है, फॉर एक्सो प्रोसेस, है ना, सिर्फ एक्सो वालों के लिए कॉन्सेप्ट लगेगा। साथ ही साथ दो एक्सचेंज S1P1 का एक्सचेंज होगा और P2 P3 का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने का मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर P3 का वैसे तो ईए ज्यादा होना था, लेकिन P3 का ईए कम, P2 का ईए ज्यादा, P1 का ईए कम और S1 का ईए ज्यादा। हालांकि इस वाले ऑर्डर में नाइट्रोजन ऑलरेडी पीछे आ जाएगा, तो ये वाला एक्सचेंज हमें कराने की जरूरत नहीं है। देखें ईए का ऑर्डर क्या बना, पहले एंडो और एक्सो। एंडो वो है जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, सबसे कम अट्रैक्शन कौन दिखाएगा, नियॉन, उससे थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन बेरिलियम, उससे ज्यादा अट्रैक्शन बोरॉन। ये सारे एंडो वाले केस आ गए जिनका ईए क्या होता है, 0 या मोस्ट डिफिकल्ट एडिशन नियॉन, उससे थोड़ा इजी बेरिलियम, उससे थोड़ा ज्यादा इजी, सॉरी मैंने यहां बोरॉन लिख दिया है, यहां कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, है ना, ये आ गया एंडो वाले केसेस। अब जो रिमेनिंग केसेस हैं, मतलब लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे एक्सो प्रोसेस हैं, और एक्सो के लिए लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव का ऑर्डर लगा दें अलोंग विथ S1P1 का एक्सचेंज। S1P1 को एक्सचेंज कर दो, मतलब यहां आ जाएगा बोरॉन, यहां आ जाएगा लिथियम, बोरॉन और लिथियम एक्सचेंज हो गए आपस में, ऑर्डर एक्सचेंज हो गया। और बाकी कार्बन नाइट्रोजन एक्सचेंज करना था, बट नाइट्रोजन आप देखो ऑलरेडी पीछे आ चुका है, तो एक्सचेंज नहीं कराना है। कार्बन, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर बन के आ जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और इस ऑर्डर में देखो किसी भी गिवन पीरियड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी दिखेगी, हैलोजन एटम की, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन एटम की, और मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैस एटम्स की आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखें इस पॉइंट को। चलिए आगे बात कर रहा हूं, सेकेंड वाला जो ऑर्डर है ग्रुप नंबर 3 का, सॉरी पीरियड नंबर 3 का, उसके ऊपर बात कर रहा हूं। देखिएगा आपको मिला कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। इसका क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, बट फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहले कंडीशन वही है, सेपरेट एंडो एंड एक्सो। ग्रुप 18 एंडो, ग्रुप 2 एंडो, और केवल नाइट्रोजन एंडो, फास्फोरस इज नॉट एंडो, ध्यान रखें। अब जो एंडो है, एंडो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए एनर्जी दी, तो ये पीछे आ जाएंगे ऑर्डर में। तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बनाओगे तो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन का एडिशन किसके लिए, आर्गन, उससे इजी मैग्नीशियम। अब बाकी जो बचे हुए हैं, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके लिए जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ईए बढ़ेगा अलोंग विथ एक्सचेंज। क्या S1 और P1 का एक्सचेंज होगा, होगा, और यहां पर P2 P3 का भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या बना देखें, एल्यूमिनियम, सोडियम एक्सचेंज, फास्फोरस, सिलिकॉन एक्सचेंज, सल्फर एंड क्लोरीन आ गया। ट्रेंड वही बन रहा है, यहां पर मिनिमम किसका आ रहा था, नियॉन का, और मैक्सिमम किसका आ रहा था, फ्लोरीन का। ट्रेंड देखें, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैस की, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन की, क्योंकि हैलोजन को नोबल गैस बनने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत अच्छा अट्रैक्शन दिखाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड जेड इफेक्टिव। चलिए यही जो पॉइंट्स अभी हमने देखे पीरियड के, उसके बाद हम लोग ब्लॉक्स में ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। एस ब्लॉक की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है, एनसीईआरटी में वैल्यूज गिवन है उसके बेसिस पे। बेटा डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, तो हमने बात करी है कि डाउन द ग्रुप जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा जो फैक्टर है वो कौन सा है, रेडियस। टॉप टू बॉटम जाने पर रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो शेल दूर जाएगा, शेल दूर जाएगा तो अट्रैक्शन कम। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ध्यान रखना, ये सेकंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, सेकंड और थर्ड में ईए का एक्सचेंज था, एक्सेप्शन था, लेकिन कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। एस में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। आगे पी ब्लॉक पे आ रहा हूं, ध्यान से देखें। ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाने पर ईए क्या होना चाहिए, डिक्रीज।
डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर जब सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात होगी क्या हो जाएगा, ईए इंक्रीज हो जाएगा। अब ऑर्डर क्या दिख रहा है, सीएल इधर से भी ज्यादा, एफ ज्यादा, तो क्या एग्जैक्ट ट्रेंड बनेगा उसके ऊपर बात करूंगा। ये जो एक्सेप्शन आपको बताया गया था वो एक्सेप्शन यहां पर लगा है। एग्जैक्ट ट्रेंड देखिएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएगी। तो ग्रुप 17 का ट्रेंड जो है, क्लोरीन और फ्लोरीन की पोजीशन स्वैप हो गई, बाकी ट्रेंड रेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखें, ग्रुप 16, ठीक है, पी ब्लॉक का पार्ट है। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड का ऑर्डर वैसे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, बाकी सब जगह डिक्रीज हो रहा है, बस सेकेंड और थर्ड पीरियड में ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा ड्यू टू एक्सेप्शन। और इस ग्रुप में जो ऑर्डर देखा गया, ऑर्डर देखिए क्या मिला, तो यहां पर केवल क्लोरीन और फ्लोरीन आपस में चेंज हुए, जबकि यहां पर इस ग्रुप में वैसे ऑक्सीजन कायदे से जो होना चाहिए था, पहले वो लिख रहा हूं, इस तरह का ऑर्डर होना था। पोलोनियम हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, बट एक खास बात यहां पर समझानी, इसलिए मैंने पोलोनियम ले लिया, हालांकि रेडियो एक्टिव है। तो जैसे फ्लोरीन क्लोरीन था तो आपस में चेंज हुए, तो यहां पर अगर ये दोनों चेंज होते तो ऑर्डर क्या बन जाना था, सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। बट आप देखो ऑक्सीजन जो है वो यहां नहीं आ रहा, ऑक्सीजन अपने ग्रुप में कहां जा रहा है, लास्ट में। वैल्यू बेस्ड ऑर्डर है, रीजन नहीं है, ठीक है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रुप 16 में मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में सबसे मिनिमम मिलता है। अब नोट की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको ट्रेंड बताए थे पीरियड के, तो मैंने बोला था किसी भी गिवन पीरियड में मैक्सिमम ही है किसका होता है, हेलोजन का, NP5 से, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही NP6 हो जाते हैं या इनका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, उस वजह से भी मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेम पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कौन नहीं दिखाएगा, नोबल गैस नहीं दिखाएगा ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन। और मैक्सिमम ईए इन पीरियोडिक टेबल किसका होता है, क्लोरीन का। कैसे हुआ भाई, एक पीरियड में सबसे ज्यादा कौन है बेटा, हेलोजन, तो सेकंड पीरियड का हेलोजन कौन है, फ्लोरीन, थर्ड पीरियड का हेलोजन कौन है, क्लोरीन, फोर्थ पीरियड का ब्रोमीन, आयोडीन, और अभी इसका ऑर्डर हमने देखा ही था, सबसे ज्यादा कौन है, क्लोरीन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कोई दिखाता है तो वो कौन होता है, क्लोरीन। चलिए, इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर, पहला केस O- टू O-, O+, O2+। अब क्वेश्चन देखते ही पीरियोडिक टेबल में कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, केस की कैटेगरी समझ में आनी चाहिए। क्या ये सेम पीरियड है, सेम ग्रुप है, डिफरेंट स्पीशीज है, या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। जब भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए, बार बार एक ही हथियार, कौन सा हथियार, Z इफेक्टिव। बेटा क्या लेफ्ट टू राइट Z इफेक्टिव बढ़ेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब उसी को तो EA बोलते हैं। तो इसका EA का जो ट्रेंड आएगा वो रेगुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव। इस सेकंड वाले केस को देखिए, सेम पीरियड के ट्रेंड देखे, सेम ग्रुप के ट्रेंड देखे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए तो भी आप ऐसे सॉल्व करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ गया उसको सॉल्व करके बताया। इस केस को देखो, क्या ऑक्सीजन फ्लोरीन सेम पीरियड के हैं, यस, पर सल्फर क्लोरीन के पीरियड अलग हैं ना, चारों सेम ग्रुप के। ये कैसा केस है, ये दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप वाला केस है। ध्यान से सुनना, जब भी ग्रुप 16 आ गया, ग्रुप 17 आ गया, दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। जब भी दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन रेडियस में या आईई में आता था, मैंने बोला था वहां डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है, शेल नंबर। कौन होता है, शेल नंबर। यहां पर डोमिनेटिंग फैक्टर शेल नंबर नहीं होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर शेल नंबर नहीं होगा। यहां पर जो ऑर्डर मिला है उसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, क्या बनेगा, आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन NP5, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, NP4। क्या P4 P5 में कोई एक्सचेंज होता है, नहीं, एक्सचेंजेस का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। P4 P5 में कोई एक्सचेंज नहीं। अब आपको क्या देखना है, इनमें से नोबल गैस बनने के लिए, ध्यान से सुनना, नोबल गैस बनने के लिए जिसको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे,
इसको नोबल गैस बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे नोबल गैस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसे नोबल गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। मतलब इन दोनों को नोबल गैस बनने के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दोनों को नोबल गैस बनने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसे नोबल गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, इवन ब्रोमीन और आयोडीन का भी अगर मैं ऑक्सीजन से कंपेयर करूं तो आयोडीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम मिलेगा। तो जिसे नोबल गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए ज्यादा, जिसे नोबल गैस बनने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए कम। अगर एक्सचेंज वाली कंडीशन है तो ऑर्डर स्वैप हो जाएगा, ध्यान रखें। और इन दोनों में फ्लोरीन, क्लोरीन ऑर्डर क्या, डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे तो ईए डिक्रीज होता है, लेकिन पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन है बेटा, ध्यान रखें। तो यहां पर ये ऑर्डर बन के आएगा। तो आप इजीली ऑर्डर बना सकते हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन में सबसे कम ऑक्सीजन, उससे ज्यादा सल्फर, उससे ज्यादा फ्लोरीन और सबसे ज्यादा क्लोरीन। ठीक है ना। अब आप क्लोरीन के बारे में बताया गया था आपको कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ये है। एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और एक ही ऑप्शन में क्लोरीन मैक्सिमम है तो आप बिना कुछ सोचे समझे टिक भी कर सकते हैं, है ना, एलिमिनेशन मेथड से। चलिए आगे बात कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन एनपीओएस, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 एडजेसेंट पीरियड, 2 एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन है। चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है देखिएगा। सबसे पहले ग्रुप 15, ग्रुप 16, इसका कॉन्फ़िगरेशन NP3, इसका कॉन्फ़िगरेशन NP4, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। अब क्या करना है, तो मैंने आपको बोला चेक करिए क्या ईए में P3 P4 में एक्सचेंज होता है, नहीं, आईई में होता था P3 P4, है ना। तो P3 P4 में कोई एक्सचेंज नहीं है। अब इसे नोबल गैस बनने के लिए P6 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इसे नोबल गैस बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। जिसे नोबल गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जिसे नोबल गैस बनने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ईए क्या हो जाएगा, कम। और पी ब्लॉक में सेकंड और थर्ड पीरियड सेम ग्रुप में थर्ड का ईए ज्यादा। वैसे भी इन चारों में से याद करो, नाइट्रोजन इकलौता ऐसा केस है जो एंडो होता था। तो हमें अगर ऑप्शन में नाइट्रोजन मिनिमम दिख रहा है इन चारों में कहीं पे भी, तो वही आंसर होगा। खैर, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस, से ज्यादा ऑक्सीजन, से ज्यादा सल्फर, ये ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला केस कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई आप खुद करें इसे। बस इसमें खास बात यह है, कार्बन सिलिकॉन P2 कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन फास्फोरस P3 कॉन्फ़िगरेशन, P2 P3 में इस बार एक्सचेंज हो जाएगा। तो बेटा वैसे भी एक बात बताओ, इन चारों में से क्या कोई एंडो वाला केस है, यस, नाइट्रोजन। तो मिनिमम नाइट्रोजन, उससे ज्यादा फास्फोरस, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा सिलिकॉन, क्योंकि सेम ग्रुप में सेकंड थर्ड में से थर्ड का ईए ज्यादा, सेकंड थर्ड में से थर्ड का ईए ज्यादा। इन्हें भले नोबल गैस बनने, इनका कॉन्फ़िगरेशन P2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन P3 है, इसे नोबल गैस बनने के लिए कम इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ईए ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन P2 P3 में एक्सचेंज की वजह से P2 वालों का ईए ज्यादा और P3 वालों का ईए कम हो जाएगा। तो ये ट्रेंड बन के आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। ये O से O माइनस बना, C से C माइनस बना, B से B माइनस बना और बेरिलियम से बेरिलियम माइनस बना। ठीक है, ये आयंस बने। ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। इन सब में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा होता है बेटा, एक्सो। लेकिन बेरिलियम ग्रुप 2 का पार्ट है, इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन कैसा होता है, एंडो। एंडो का मतलब है एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो इंटरनल एनर्जी कंटेंट बढ़ गया, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ गया तो अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए लीस्ट स्टेबल अगर कोई पूछा जाए तो वो कौन हो जाएगा, बेरिलियम माइनस। अगला क्वेश्चन देखें, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर आर रेस्पेक्टिवली। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप में है। आपको अभी एक केस बताया था कि फर्स्ट ईए का जो ऑर्डर आता है, ऑक्सीजन का साइज क्या है, छोटा, सल्फर का साइज है ना, ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, सेकेंड पीरियड वालों का साइज कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा पास होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैली हुई होती है। तो इसमें जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई होगी, और इसमें जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी फैली हुई है, इसमें बिल्कुल कंडेंस हो गई, इसमें थोड़ी डिस्पर्स्ड है। पहला इलेक्ट्रॉन का एडिशन ऑक्सीजन में भी एक्सो, सल्फर में भी एक्सो। जब पहला इलेक्ट्रॉन एडिशन हो गया तो ये क्या बन गया, O माइनस और S माइनस।
अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन माइनस माइनस का रिपल्शन, माइनस माइनस का रिपल्शन, अगर रिपल्शन हुआ और फिर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और बाहर से एनर्जी दोगे तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो, ये भी एंडो, ये भी एंडो। एंडो के लिए डेल्टा एच पूछा है ना, डेल्टा एच का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, मतलब दोनों के लिए पहली बात साइन कन्वेंशन में दोनों के लिए क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और वो आपको यहां दिख रहा है। तो ऑप्शन बी और डी तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव आएगा, एंडो आएगा। अब बताओ इस वाले केस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और इस वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ज्यादा इजी एडिशन कहां होगा, यहां पर। अगर इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी है तो बाहर से जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कम देनी पड़ेगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां ज्यादा रहेगी ऑक्सीजन में और सल्फर में कम रहेगी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला। चलिए ईए के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन आईई एंड ईए। याद करेंगे जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि आयनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम के लिए ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, लेकिन आयंस के केस में कहीं पर कुछ चेंजेस आ सकते हैं और वही हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम में किसी भी एटम के लिए या आयन के लिए आईई और ईए के जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन दो टाइप के मेनली बनते हैं। आईई और ईए को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब न्यूट्रल एटम का आईई या ईए किसी आयन के आईई या ईए से कंपेयर करने का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूट्रल विद आयन। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है न्यूट्रल एटम का आईई को न्यूट्रल एटम के ईए से कंपेयर करना है। तो देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कंपैरिजन ऑफ आईई और ईए ऑफ न्यूट्रल विथ आयन एंड न्यूट्रल विथ न्यूट्रल। पहले हम न्यूट्रल और आयन के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट केस आपको यहां पर दे रखा है, दैट केस इज कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम मतलब क्या, कोई एटम एक्स है, ठीक है, जैसे कि रिलेशन आपके सामने, कोई एटम एक्स है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और गेन करके क्या बना लिया, एक्स माइनस, ठीक है। तो ये एक्स के लिए क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एक्स ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इज इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स एनायन। तो यहां पर न्यूट्रल एटम का आयन से कंपैरिजन हो रहा है। एक्स माइनस को आप रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो एक्स माइनस एक्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक्स माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। दोनों एनर्जीज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, साइन हम लोग एंडो और एक्सो के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेशन ये निकल के आया कि ईए ऑफ एक्स इज इक्वल टू ईए ऑफ एक्स इज इक्वल टू आईपी या आईई ऑफ एक्स माइनस। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही, मॉड दोनों का बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम यहां पर हमने एक्स में इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाया था, दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि एक्स में इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें और क्या बना दे, कैटायन। तो अब इस केस में क्या होगा, देखिए एक्स से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपने एनर्जी दी होगी दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, और रिवर्स डायरेक्शन में जब आप देखेंगे तो एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स बन रहा है, मतलब एक्स प्लस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन का गेन करना मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां से रिलेशन क्या बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ न्यूट्रल एटम एक्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। तो न्यूट्रल एटम का आईई उसके कैटायन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर आएगा, तो ये रिलेशन आएगा, आईई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स प्लस। आप दोनों जगह देखें, न्यूट्रल एटम का कंपैरिजन आयन के साथ, न्यूट्रल एटम का कंपैरिजन आयन के साथ हो रहा है। मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चंस, कंपेयर आईई ऑफ, ध्यान से देखना क्वेश्चन में ईए नहीं बोला है, क्या बोला है, आईई कंपेयर करना है। अब आयनाइजेशन एनर्जी के इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो एफ और सीएल, क्या एफ और सीएल का आईई हम लोग ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, यस। पर इस बार आपको यहां पर जिनका आईई कंपेयर करना है वो कौन है, एफ माइनस और सीएल माइनस। क्या एफ माइनस और सीएल माइनस मोनो चार्ज्ड, मोनो वैलेंट एनायन है या नहीं है? जब भी मोनो वैलेंट एनायन दिख जाए और क्वेश्चन आईई का हो, ध्यान से सुनना, जब भी मोनो वैलेंट एनायन दिख जाए, मोनो वैलेंट एनायन दिख जाए और क्वेश्चन किसका हो, आईई का, तो बेटा आईई ऑफ मोनो वैलेंट एनायन इज इक्वल टू इट्स ईए। तो हम यहां पर मोनो वैलेंट एनायन को ईए के बेसिस पर सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा। अब देखें, पहला न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर कर दिया, तो एफ और सीएल में हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि डाउन द ग्रुप आईई क्या होता था, डिक्रीज। और अब मोनो वैलेंट एनायन को हम लोग ईए से सॉल्व कर देंगे न्यूट्रल एटम के, ठीक है। तो
फ्लोरीन का जो Ie है F माइनस का, वो F के Ea के बराबर होगा, और Cl माइनस का जो Ie है वो Cl के Ea के बराबर होगा। तो हमें इनकी Ie का नहीं पता है, लेकिन क्या हमें इनके न्यूट्रल एटम के Ea के बारे में जानकारी है? तो यस। तो बेटा फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका Ea ज्यादा होता है? याद करिए, पी ब्लॉक में डाउन द ग्रुप जाने पर सेकंड और थर्ड पीरियड में से एक्सेप्शन था, थर्ड का Ea ज्यादा होता था। अगर Ea ऑफ Cl ज्यादा है तो ऑब्वियसली Cl माइनस का Ie भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगा और ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगा। और यहां से अब हमें कंपेयर कर लेना है। देखिए, बचा हुआ जो केस आ रहा है उसको अगर हम लोग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करें तो देखिए क्या कंडीशन बन रही है। इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करा, Ie ऑफ Cl और I ऑफ Cl माइनस को कंपेयर कर दिया। एक बात बताओ, क्या Ie की बात कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना, Cl और Cl माइनस क्या डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है या नहीं है? और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में बार बार एक ही हथियार, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो बेटा Cl माइनस और Cl में ज्यादा Ie किसका आ जाएगा? Cl का। तो इसीलिए जो ओवरऑल ऑर्डर बन जाता है, F माइनस Cl माइनस में से ज्यादा कौन? Cl माइनस, और Cl माइनस से ज्यादा कौन? Cl, और Cl से ज्यादा कौन? F। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ध्यान रखें, जब भी मोनोवैलेंट एनायन के Ie का क्वेश्चन आए उसे आप Ea ऑफ न्यूट्रल एटम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन वही आपके सामने यहां लिखा है, नोट लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब देखिए, इसी के बेस पे हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, Li माइनस, C माइनस, Si माइनस, S माइनस, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आपको अगेन क्या कंपेयर करना है? Ie कंपेयर करना है। अब इनका अगर Ie कंपेयर करना है तो क्या ये मोनोवैलेंट एनायन का Ie का क्वेश्चन है? यस। मोनोवैलेंट एनायन के Ie के क्वेश्चन को आप उनके न्यूट्रल एटम के Ea के ऑर्डर से मैच कर सकते हैं। जो न्यूट्रल एटम के Ea का ऑर्डर आएगा वही उनके मोनोवैलेंट एनायन के Ie का ऑर्डर आएगा। तो मैं इन चारों को जब न्यूट्रल फॉर्म में Ea देखता हूं, ठीक है ना, Ea देखता हूं, तो ध्यान से सुनना। पहले लिथियम और कार्बन न्यूट्रल फॉर्म में Ea निकाल रहा हूं। लिथियम और कार्बन क्या सेकेंड पीरियड के मेंबर हैं या नहीं है? हैं। और सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरली Ea बढ़ता है, एंडो एक्सो हटाने के बाद। तो हमें पता है कि लिथियम और कार्बन में से ज्यादा Ea किसका है? कार्बन का। अब क्या कार्बन और सिलिकॉन सेम ग्रुप के मेंबर है या नहीं है? तो सेम ग्रुप में पी ब्लॉक में सेकेंड और थर्ड पीरियड में से थर्ड का Ea ज्यादा होता है, तो कार्बन से ज्यादा कौन हो गया? सिलिकॉन। अब सिलिकॉन और सल्फर क्या ये दोनों थर्ड पीरियड के मेंबर है या नहीं है? हैं। और थर्ड पीरियड में सिलिकॉन से सल्फर जाते वक्त Ea का ऑर्डर हम बना चुके हैं, सल्फर का Ea क्या होता है? ज्यादा। तो ये इनके न्यूट्रल में Ea का ऑर्डर है, और जो न्यूट्रल Ea का ऑर्डर है वही मोनोवैलेंट एनायन के Ie का ऑर्डर भी निकल के आएगा। चलिए, अभी हमने जो क्वेश्चन देखे, दो केस बताए थे आपको, न्यूट्रल का एनायन के साथ कंपैरिजन, न्यूट्रल का केटायन के साथ कंपैरिजन। अब न्यूट्रल का न्यूट्रल से ही कंपैरिजन भी आ सकता है। तो देखिए, थर्ड केस जो है, Ie ऑफ न्यूट्रल एटम, कोई भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन। एटम ए लिया, न्यूट्रल एटम ए का Ie हमेशा न्यूट्रल एटम ए के Ea से ज्यादा होता है। वैल्यू बेस्ड बात कर रहा हूं, ध्यान सुनना। Ie ऑफ न्यूट्रल एटम ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ दैट न्यूट्रल एटम ए। तो ए को ए से कंपेयर करा, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर करा, Ie को Ea से कंपेयर करा, Ie हमेशा Ea से ज्यादा होता है। ये रिलेशन आपके सामने लिखा। सेम एटम के लिए न्यूट्रल के लिए Ie का वैल्यू Ea से ज्यादा। कैसे हो गया? ध्यान से सुनना। X न्यूट्रल एटम लिया और X माइनस क्या लिया मैंने? एनायन। दोनों में से Z इफेक्टिव किसका ज्यादा होगा? क्या ये डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है? यस। इसका मतलब Z इफेक्टिव किसका ज्यादा? X का। अब इसको मैं Ie के फॉर्म में लेता हूं। अगर इसका Z इफेक्टिव ज्यादा है तो Ie ऑफ X ज्यादा होगा किससे? Ie ऑफ X माइनस से। मोनोवैलेंट एनायन का Ie क्या उसके Ea के बराबर होता है? यस। तो इसको मैं लिख सकता हूं Ea ऑफ न्यूट्रल एटम, और वैल्यू वही है, और यहां पर क्या आ गया? Ie ऑफ X। तो देखो, किसी भी न्यूट्रल एटम का Ie हमेशा उसी न्यूट्रल एटम के Ea से क्या मिलता है? ज्यादा। ये तो ठीक बात है, पर ये तो हम एक्सप्लेन कर सकते थे, बट इसके अलावा एक वैल्यू बेस्ड बात बता रहा हूं। न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन, न्यूट्रल का न्यूट्रल से जब भी कंपैरिजन आए, ध्यान रखिएगा, किसी भी न्यूट्रल एटम का Ie, पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी न्यूट्रल एटम का Ie हमेशा किसी भी
सेम या दूसरे पीरियोडिक टेबल के न्यूट्रल एटम के ईए से हमेशा ज्यादा, मतलब यहां एक्स और एक्स है न्यूट्रल न्यूट्रल में, तो ये सही है। इवन यहां पर एक्स के बदले कोई दूसरा न्यूट्रल एटम ले लूं वाई, तो भी आईई का वैल्यू हमेशा किसी भी न्यूट्रल एटम के ईए से क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। देखिए एक रिलेशन यहां पर लिखा है, वैल्यू बेस्ड बात है ना। क्या पॉइंट लिखा हुआ ध्यान से देखें। पीरियोडिक टेबल में मिनिमम आईई की जब हम बात करते हैं तो वो एलिमेंट कौन है, सीजियम, और मैक्सिमम ईए की बात करते हैं तो वो एलिमेंट कौन है, क्लोरीन। इसका ईए मैक्सिमम है और इसका आई पूरे पीरियोडिक टेबल में मिनिमम है, फिर भी इसके आईई की वैल्यू इसके ईए से ज्यादा, मतलब कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट का आईई हमेशा दूसरे न्यूट्रल एटम के ईए से हमेशा क्या मिलेगा, ज्यादा। चलिए मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पॉइंट। आईई ऑफ एन एलिमेंट है गिवन है आपको, देन ईए ऑफ अनदर एलिमेंट भी। पहली बात, न्यूट्रल को न्यूट्रल से कंपेयर कर रहे हैं या आयन से, तो न्यूट्रल का न्यूट्रल से कंपैरिजन है। और क्या क्वेश्चन, आईई और ईए के कंपैरिजन का, यस। तो अभी मैंने बोला न्यूट्रल का आईई हमेशा न्यूट्रल के ईए से ज्यादा होगा, भले वो एलिमेंट सेम हो या अलग हो। तो बेटा आईई का वैल्यू हमेशा क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब ये 2000 ज्यादा है और ये बी का जो ईए होगा उसका वैल्यू कम है, तो बी का वैल्यू जो है ईए का वो 2000 से कम होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन ऐसा है आप देख सकते हैं जो कि 2000 से कम है, और इसीलिए जो बी का ईए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 500 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईए में हमने एंडो और एक्सो के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उसी के बेस पे एक और क्वेश्चन, थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि रिएक्शन फीजिबल नॉट फीजिबल, इस तरह से। तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि जब रिएक्शन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, तो जनरली एनर्जी रिलीज होना चाहिए, तो फीजिबल हो जाता है, उसी पे बात कर रहे हैं। बेटा जेनॉन को आप कन्वर्ट कर रहे हो जेनॉन प्लस में, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब प्रोसेस आईई है या ईए है, आईई है, ठीक है ना। यहां पर आईई चल रहा है। न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन का निकालना ऑलवेज एक्सोथर्मिक, मोर और लेस की बात करेंगे हम यहां पर। दूसरा देखो, हीलियम प्लस से हीलियम बन रहा है। इस रिएक्शन को ऐसे ना देख के मैं रिवर्स बता रहा हूं ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। क्या ये रिएक्शन He से He प्लस बनने का रिवर्स है या नहीं है? तो अगर ये रिएक्शन इधर से इधर आई, बाद में हम उसको रिवर्स कर देंगे, तो बेटा ये भी तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कैसा होता है, न्यूट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कैसा होता है, एंडो, ठीक है। सॉरी यहां मैंने एक्सो लिख दिया, ये भी कैसा आ जाएगा, एंडो, है ना। एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब एक बात बताओ, हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना और जेनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना, ज्यादा एनर्जी किसे देनी पड़ेगी? डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मतलब हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर एंडो होगा और जेनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना लेस एंडो होगा। अगर इधर से इधर मोर एंडो है तो इधर से इधर जब जाऊंगा, इसको इधर से इधर ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोर एक्सो, रिवर्स हो जाएगा। बस एनर्जी का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, बस एंडो के बदले एक्सो होगा। तो अब इसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए और इधर देखें, जेनॉन से जेनॉन प्लस लेस एंडो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और हीलियम प्लस से हीलियम बनना मोर एक्सो। तो बेटा एक तरफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक तरफ एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन ज्यादा क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सो। और अगर प्रोसेस एक्सो आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज होने वाली रिएक्शन जनरली क्या होती है, फीजिबल होती है। तो ये एक फीजिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। अब ईए कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्चुअल में क्या था, अभी तक हमने रेडियस पढ़ा, आईई पढ़ा, ईए पढ़ा, ये सारे आइसोलेटेड एटम, अकेले एटम की प्रॉपर्टी है। अब हम बात करने वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो अकेले एटम की प्रॉपर्टी उसे डिफाइन नहीं कर पाएगी, और इसीलिए जब हम आगे की प्रॉपर्टी, आगे के चैप्टर पे जाएंगे, तो उसके लिए हमें बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी की बात करनी पड़ेगी। और बॉन्डेड एटम के लिए जो प्रॉपर्टी डिफाइंड है, वो प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादातर जो टॉपिक्स हम लोग एक्सप्लेन करेंगे या जो फैक्टर हम लोग यूज करेंगे, वो आईईईए नहीं होगा। वो टॉपिक कौन सा होगा, वो फैक्टर कौन सा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन की बात कर रहे हैं पहले। द टेंडेंसी ऑफ a covalently bonded atom to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। मतलब क्या हुआ, जनरली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं,
तो बेटा जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ए और बी दो एटम्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, इक्वल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का, ठीक है, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। जब ये बॉन्ड बनता है ना तो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, ये दोनों चाहते हैं कि हम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन देकर एक दूसरे के ऑक्टेट को या सेटिस्फाई करने में या बॉन्ड बनाने में मदद करें। पर जैसे ही बॉन्ड बनता है तो इनके नियत में खोट आ जाती है। क्या आ जाती है नियत में? खोट। ये क्या सोचता है कि मैंने अपना एक इलेक्ट्रॉन तो दिया, कोशिश ये करता है कि मैं सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लेके खुद ही स्टेबल हो जाऊं, सामने वाले से मेरे को क्या लेना देना। और ऐसे बी भी यही कोशिश करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर मैं स्टेबल हो जाऊं, मुझे सामने वाले ए से क्या लेना देना। तो इस वजह से दोनों में क्या होता है? झगड़ा। अब आप जानते हो जब भी लड़ाई होगी तो जो ज्यादा पावरफुल होगा हमेशा उसकी ही जीत होती है। तो अगर ए और बी में से, है ना, ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, अगर ए का पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? ए की तरफ। और अगर इसी का रिवर्स हुआ, मान लो बी और ए में से ज्यादा अट्रैक्शन का पावर किसका है? बी का, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? बी की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए पर शिफ्ट हो गई तो क्या ए के पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी थी, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं, ए के पास जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी थी उससे ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पर यह कंप्लीट नेगेटिव नहीं आएगा, यह कैसा आएगा बेटा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने पूरा अट्रैक्ट, ये जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन बी भी उसके साथ साथ खसकता जाएगा, बोले इलेक्ट्रॉन थोड़ा तो दे दे भाई मेरे को। ऐसे ही बी पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि क्लाउड जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो बी पर डेफिशिएंसी आएगी जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन वो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, वो पार्शियल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ए में ट्रांसफर नहीं हुआ, थोड़ा सा बस शिफ्ट हुआ है। सिमिलरली यहां पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि ए और बी में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। अभी मैंने बोला वो डिपेंड करेगा किसका ईएन ज्यादा है। दूसरा पॉइंट जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है? देखिएगा, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। ये सिर्फ एक फील है, अट्रैक्शन है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ठीक है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद करें, आईई के फैक्टर्स में स्टेबल कॉन्फिगरेशन आया था, ईए के फैक्टर में स्टेबल कॉन्फिगरेशन आया था, लेकिन ईएन के जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे उसमें कॉन्फिगरेशन का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि ये दो एटम्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके पावर्स पे डिपेंड करेगा। ये सिंगल एटम का केस नहीं बनेगा, इसीलिए कॉन्फिगरेशन पे इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा। अब देखें, अब पोलर कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड ए बी में बी ब्रोकन है। हम मेनली बात कर रहे हैं अबाउट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ए और बी है, ए और बी में से मैंने आपको केस बताया, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, अभी इन्होंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बॉन्ड क्लीवेज कर दिया, बट हम जानते हैं कि अगर इसी बॉन्ड में देखेंगे तो ए पे डेल्टा माइनस, बी पे डेल्टा प्लस, या अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर माइनस आ जाएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर प्लस आ जाएगा। तो यह डिपेंड करेगा ईएन की वैल्यू पे, और इसीलिए हमने क्या बोला, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो, ठीक है, जैसे मान लीजिए एचएफ की बात करते हैं। आप जानते होंगे कि एचएफ के बीच में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, और नॉन मेटल के बीच में जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? शेयरिंग। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, फ्लोरीन पे डेल्टा माइनस आता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस आता है। बट जैसे इसको पानी में ले जाते हो तो याद करो, पानी में ये क्या हो जाता है? आयनाइज। और जब ये आयनाइज होता है तो कौन कौन से आयन देता है? H प्लस और F माइनस। तो ये जो आयन्स बनाए ना, ये डिसोसिएशन के बाद की कहानी है, बट अभी हम नॉर्मली डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फैक्टर्स वैसे ही है, सेम पीरियड में क्या होगा, सेम ग्रुप में क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में क्या होगा। देखिए, फर्स्ट इन अ पीरियड हर बार आईई हो, ईए हो, एक ही फैक्टर काम में आ रहा और वो फैक्टर है जेड इफेक्टिव, और ईएन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्या मतलब हो गया ये? कैसे हो गया ये? तो एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या जेड इफेक्टिव बढ़ता था या नहीं बढ़ता था? बढ़ता था। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? अट्रैक्ट करने का पावर। तो अगर एटम का
अट्रैक्शन पावर बढ़ रहा है, इसका मतलब है वो सामने वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, आसानी से अट्रैक्ट करेगा, और सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करने को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो सामने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा, और उसी को क्या बोला जाता है, ईएन। तो जनरली हमें ट्रेंड क्या मिलेगा, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ईएन भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप हम लोगों ने जो फैक्टर शुरू से लेकर चल रहे हैं वो कौन है, एटॉमिक रेडियस। एक बात बताइए, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन कम। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर ही कम हो जाएगा तो उसी का पावर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है नीचे जाने पर ईएन डिक्रीज हो जाएगा, और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एक आपके सामने एग्जांपल भी है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करने का पावर कम हो रहा है, और उसी कम पावर को ईएन बोला जा रहा है, तो ये डिक्रीज होगा। आगे बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये वापस से क्यों आ गया, तो याद करिए बार बार एक ही हथियार, जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव, कब काम में आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में। तो ये जो केस बता रहे हैं दैट इज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। Z effective directly proportional to positive, inversely proportional to negative, and Z effective is directly proportional to En। तो ये केस आ जाएगा। एग्जाम्पल इसके बेस पे देख रहे हैं, सपोज यहां पर आपको बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करनी है, किसकी कंपेयर करनी है, Mn की, ठीक है। मैंगनीज के अलग अलग कंपाउंड ले लें, सपोज यहां ले लूं मैं MnO, यहां ले लूं मैं MnO2, और यहां पर मैं ले लूं Mn2O7। आपको बोला इसमें मैंगनीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो, तो बेटा तीनों में आप देखो किसकी ईएन कंपेयर करनी, मैंगनीज की। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है, डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ सेम एलिमेंट है, और जब भी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट आ जाए, एक ही फॉर्मूला बार बार, जेड इफेक्टिव यहां Mn पे कितना है +2, यहां Mn पे कितना है +4, यहां Mn पे कितना है +7, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को पुल करने का टेंडेंसी बढ़ेगा, इसका मतलब ईएन बढ़ता जा रहा है। सेकंड एग्जांपल देखें, SbF3 SbF5, किसका ईएन कंपेयर करना है, Sb का, एंटीमनी का। सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है बेटा, हमेशा जेड इफेक्टिव काम में आएगा। +3 चार्ज है एसबी पर यहां, और +5 चार्ज है एसबी पर यहां, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो ईएन ज्यादा। अगला केस देखें, ईएन ऑफ कार्बन, ठीक है, CH3 और CF3 आपके पास है, ठीक है, ये डैश जो है ये बॉन्ड है, एक वैलेंसी खाली है। हाइड्रोजन और कार्बन का ईएन कंपेयर करें तो बेटा कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और CF3 में जब हम बात करें तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो कार्बन पे +3 आएगा और यहां पर कार्बन पे -3 आएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, सेम एलिमेंट के डिफरेंट स्पीशीज है, कार्बन की बात हो रही है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव, और जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ईएन। आगे बात कर रहे हैं, लास्ट जो फैक्टर आता है दैट इज परसेंटेज एस कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, काम आएगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत सारी जगह पर। बेटा एस कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, तो याद करिए हाइब्रिडाइजेशन एक टॉपिक आता है जहां पर जनरली हम लोग स्टार्टिंग में sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, और उसमें आपको एस कैरेक्टर वगैरह निकालने का तरीका भी बताया जाता है। जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, मैं 3 एग्जांपल sp sp2 sp3 अभी ले रहा हूं क्योंकि यही मेनली हमें काम में आएगा। तो बेटा sp में जो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको मिलता है वो मिलता है 50%, क्योंकि 2 ऑर्बिटल है, दोनों में से एक एस है एक पी है, तो 50-50%। यहां टोटल 3 ऑर्बिटल है, एक एस और 2 पी, और 3 में से एक ही एस है, तो 1/3 दैट इज 33% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और यहां पर 4 में से एक ही एस है, तो परसेंटेज जो आ जाएगा दैट इज 25%। तो ये एस कैरेक्टर की बात करें। अब होता क्या है, अब देखो ऊपर अगर मैं जा रहा हूं, नीचे से ऊपर जा रहा हूं, है ना, sp3 से sp जा रहा हूं, तो क्या एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, यस, और पी कैरेक्टर कम हो रहा है। तो अगर एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एस न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, और न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा एस होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा ईएन। तो मतलब सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर इसका ये न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होगा, और न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होगा तो इस पर लगने वाला अट्रैक्शन ज्यादा, और उसी अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले अट्रैक्शन को पुल करने के पावर को क्या बोलते हैं, ईएन। इसका मतलब ऊपर जाने पर जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे ईएन भी बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एटम। एग्जाम्पल की बात करें,
sp sp2 sp3 बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट आपको। sp में s कैरेक्टर ज्यादा है, en ज्यादा होगा, sp2 में कम, sp3 में और कम। और एक एग्जांपल से इसको समझ रहे हैं, ये एग्जांपल मेनली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, इसलिए कार्बन लिखा है, जो ब्रैकेट में C है दैट रिप्रेजेंट्स कार्बन। sp हाइब्रिड कार्बन, sp2 हाइब्रिड कार्बन और sp3 हाइब्रिड कार्बन की बात कर रहे हैं। आपने लास्ट ईयर पॉलिंग स्केल पढ़ा होगा, आपको याद होगा पॉलिंग स्केल पे कार्बन का जो En आता है वो आता है 2.5। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले से ही वैल्यू बेस्ड बात है तो मैं बता दे रहा हूं। कार्बन का En क्या लेते हैं 2.5, लेकिन पॉलिंग स्केल में जो हमने कार्बन का En लिया वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन के लिए लिया है। sp3 हाइब्रिड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं CH4, तो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है और यहां कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है। sp2 की बात करूं, है ना, तो ये हो गया एल्केन, ये हो गया एल्कीन और यहां पर आ जाएगा एल्काइन C2H2। तो बेटा सिंगल बॉन्डेड कार्बन की वैल्यू दे रखी है पॉलिंग स्केल में। पॉलिंग स्केल में जितनी भी वैल्यू आपको दिख रही है वो सिंगल बॉन्डेड एटम्स की दिख रही है, पर जैसे जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू में s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा और s कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ En बढ़ेगा। तो sp हाइब्रिड कार्बन का En 3.25, sp2 का 2.75 और sp3 का 2.5 मिला है। और आप इससे देख सकते हैं सेम एटम के लिए, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे कोई भी हो, सेम एटम में जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ता है उसकी वजह से s कैरेक्टर जनरली बढ़ता है और s कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ En की वैल्यू भी बढ़ती जाती है।